गुड आफ्टरनून एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू सम्यक आईएएस। तो करंट अफेयर्स की ये सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। और इस सीरीज का पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थीम्स जहां से यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज भी काफ़ी सारी थीम्स पर अपन डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है सब लोगों ने इसको यूटिलाइज किया होगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप देखोगे सबके सामने थीम लगी हुई है, क्यों न्यूज में है। तो ये बेसिकली आप देखोगे पीआईबी और न्यूज़पेपर्स में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। गुड इवनिंग अनुभव और बाकी सभी लोग जो जुड़ चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो चालू किया है ये है रामजेट इंजन्स को लेकर, रामजेट और स्क्रैमजेट को लेकर। तो आप देखोगे नीचे यहाँ पर न्यूज है, ये अभी रिसेंटली 21 जनवरी 2025 को पीआईबी पे पोस्ट किया गया कि डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जो सुपरसोनिक कंबशन है और जो आपका पहले नॉर्मल कंबशन होता था। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रामजेट इंजन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रामजेट इंजन्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। पहला स्टेटमेंट है, दीज जेट इंजन्स यूज द व्हीकल्स फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनफ्लोइंग एयर फॉर कंबशन। आने वाली एयर को क्या करता है, कंबशन करता है विदाउट अ रोटेटिंग कंप्रेशर। यहां पर रोटेटिंग कंप्रेशर की जरूरत नहीं होती। कैसा बोला गया है रामजेट इंजन के अंदर। सेकंड बोला गया है, जो रामजेट इंजन है वो इफिशिएंटली वर्क करता है एट सुपरसोनिक स्पीड अराउंड मैक 3, मतलब मैक 3 तक ये अच्छे से वर्क कर लेता है। नीचे लिखा हुआ है, द रामजेट इफिशियंसी इंक्रीजेज, जो रामजेट इंजन है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है वंस द व्हीकल रीच हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड का मतलब 5 मैक से ऊपर। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है जैसे ही 5 मैक टच होगा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो प्रियंका ने आंसर दिया यहाँ पर सी, बाकी सब लोग भी आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो आप लोग देखोगे सिंपल सी चीज है, रामजेट से स्क्रैमजेट क्यों लेकर आए, क्योंकि अपन को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था हाइपरसोनिक स्पीड पर कंबशन कराने के लिए। कंबशन की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती थी। और ध्यान रखना, ये जो लिखा है ना थर्ड स्टेटमेंट, आप सोच रहे होंगे रामजेट इंजन का कुछ फ्लो होगा तभी तो अपन स्क्रैमजेट इंजन की तरफ जा रहे थे। तो आप देखो, जो स्क्रैमजेट इंजन है वो हाइपरसोनिक स्पीड पर भी, मतलब अबव 5 मेक भी अपनी इफिशियंसी बनाए रखता है, जबकि रामजेट इंजन की जो इफिशियंसी है वो 5 मेक के आसपास आते आते थोड़ी सी डिक्रीज होने लगती है, इंक्रीज नहीं। तो यहां पर जो आपको इंक्रीज दिख रहा है ये गलत है, ध्यान रखना, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। रामजेट इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी जब वो कौन सी स्पीड पर पहुंच जाएगा, हाइपरसोनिक या अबव मैक 5। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, 3 मेक तक ये इफेक्टिवली काम कर पाता है रामजेट इंजन, दैट इज द करेक्ट। और पहला भी सही है, यहां पर जो है कोई रोटेटिंग कंप्रेशर की जरूरत नहीं होती, इनफ्लो एयर को कंबशन करता है और देन बेस सारी चीजें प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ऑल 3 तो नहीं है, यहां पर थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2। और न्यूज में है, इसके बारे में पूरा यहां पर हमने बताया भी, एक्सप्लेन भी किया है, जो मैंने आपको बताया क्यों न्यूज में था। रिसेंटली डीआरडीओ ने डेमोन्स्ट्रेट किया है स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट फॉर 120 सेकेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार ये इंडिया के अंदर हुआ है जो डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कॉल्ड इट अ क्रूशियल माइलस्टोन इन डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जो अपन नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं जिनकी स्पीड अबव 5 मेक होगी, उनके लिए बहुत क्रूशियल स्टेप है स्क्रैमजेट इंजन, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स पर भी बेसिकली बहुत इफिशिएंटली काम करता है। लिखा भी है यहाँ पे, जो रामजेट की इफिशियंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। कब रिड्यूस हो जाती है, जैसे आप हाइपरसोनिक लेवल को टच करते हो, अबव 5 मेक चले जाते हो। इसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पर जरूरत पड़ रही थी स्क्रैमजेट इंजन की। और रामजेट के बारे में तो जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कोई रोटेटिंग कंप्रेशर की जरूरत नहीं होगी, जो इनफ्लो एयर होगा उसका ये कंबशन करेगा और द फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चेंबर्स वेयर इट रिएक्ट्स विद द हॉट कंप्रेस्ड एयर टू इग्नाइट। तो ध्यान रखना, ये रामजेट और स्क्रीमजेट के बारे में कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं जो न्यूज में हैं, क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। चलिए, आई थिंक आगे क्लियर दिखाना है, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करके आपको दिखा देता हूं जो नीचे लिखा हुआ है, ताकि ये भी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया यहां पर जूम करके दिखा देता हूं, रामजेट इफिशियंसी रिड्यूसेस वंस द व्हीकल रीचेज हाइपरसोनिक स्पीड अबव 5 मैक। और ये जो डायग्राम है वो तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है।
बाकी तो और तो कुछ भी नहीं है, बस ये दो तीन चीजें थी जो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट से इसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोगों को देना है। कल वाला आंसर अगर आप लोगों ने दिया हो, मनी मल्टीप्लायर का आंसर था बैंकिंग हैबिट वाला, कि उससे आपकी बैंकिंग हैबिट डेवलप होगी, जो कल आप लोगों ने दिया था उसका शायद आंसर बी होगा। जो बैंकिंग हैबिट वाला ऑप्शन है वो उसका करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। ये क्वेश्चन पीएसएलवी और जीएसएलवी को लेकर है, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर करना है। ये जस्ट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में आप बताइएगा आंसर क्या करेक्ट होगा क्या रॉन्ग होगा। मैं जूम कर देता हूं। ये 2018 के अंदर यूपीएससी में पूछा गया था कि विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है पीएसएलवी को लेकर, या इसको भी अपन लास्ट में करते हैं, थोड़ा सा इसमें आई थिंक ब्लर होगा, या क्लियर दिख रहा है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन एक बार बताओ साइड पे आपको क्लियर है अभी, या थोड़ा सा ब्लर है? एक बार फटाफट से बताइए, जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब इसको लास्ट में कर लेते हैं, जो पीवाईक्यू है उसको अपन लास्ट में कर लेते हैं, तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस वाटर ट्रीटी अभी काफी न्यूज में है, तो ये क्लियर दिख रहा होगा, और यहाँ पे एक नीचे आर्टिकल भी आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कि वाई न्यूट्रल एक्सपर्ट्स डिसीजन ऑन इंडस वाटर ट्रीटी इज अ विन फॉर इंडिया। तो ये न्यूज में रहा, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। विद रेफरेंस टू द इंडस वाटर ट्रीटी, जो आपकी सिंधु जल संधि समझौता है, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला लिखा है द इंडस वाटर ट्रीटी वो साइंड बाय इंडिया इन पाकिस्तान इन 1960। कब साइन की गई? यहाँ पे लिखा है 1960 में। टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है, उनके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1960 में साइन की गई। सेकंड लिखा है इट वाज साइंड इन दिल्ली बाय देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड देन प्रेसिडेंट अयूब खान। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिल्ली में इसको साइन किया गया। थर्ड लिखा हुआ है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंजॉयज अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब एंड झेलम। यहाँ पे लिखा हुआ इस ट्रीटी के अंतर्गत भारत को अनरेस्ट्रिक्टेड अनियंत्रित उपयोग करने की स्वीकृति मिली। किसको लेकर? 3 वेस्टर्न रिवर्स को लेकर, नाम लिखा है इंडस, चेनाब एंड झेलम। बताइए क्या इसका आंसर होगा? बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर तो आपको क्लियर आना चाहिए, लेकिन ये भी न्यूज में था। मैंने आपको बोला था बीच में, इंडिया ने बोला भी था कि इस ट्रीटी को अपन वापस से क्या करेंगे? रीनेगोशिएट करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा चेनाब पे अपन जो कुछ बांध बना रहे थे, रेटले पावर प्रोजेक्ट का नाम सुना हो आपने, किशन गंगा जो कि झेलम पे बन रहा था, उस पर जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इंडिया डेवलप कर रहा था, जिसको लेकर पाकिस्तान बार बार क्या लगा रहा था? ऑब्जेक्शंस वहां पर लगा रहा था। अनुभव ने बोला 2 और 3 रॉन्ग है, प्रियंका ने बोला ऑल राइट है। खुद दिमाग लगाओ भाई, 3 तो आपका सही हो ही नहीं सकता। वेस्टर्न नहीं, अपने को तो कौन सा मिलेगा? ईस्टर्न वाला मिलेगा ना भाई। वेस्टर्न तो पाकिस्तान के पास जाएगा, अपन को तो ईस्टर्न मिलेगा, तो 3 तो वैसे ही गलत है वहां पे वेस्टर्न लिखने की वजह से। दूसरा, आप देखोगे ये दिल्ली में साइन नहीं हुई है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। ये साइन हुई है बेसिकली आपकी कराची के अंदर, तो दूसरा भी बेसिकली आपका यहां पर गलत है। आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका पहला स्टेटमेंट तक सही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मैं पढ़वा भी देता हूं इसके बारे में, ध्यान रखना। यहां पर आपने दिल्ली पढ़ लिया, दिल्ली में नहीं, कराची के अंदर। और दूसरा वेस्टर्न नहीं, यहां पे क्या आएगा? ईस्टर्न रिवर्स को लेकर। आप देख लीजिए यहां पर इसका पूरा मैप भी यहां पर ड्रॉ किया है। नीचे से अगर आप देखोगे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इंडस, अगर मैं बात करूं तो 3 ईस्टर्न रिवर्स का फ्लो अपने पास है और 3 बेसिकली आपका पाकिस्तान के पास। और ध्यान रखना ये हमें स्वीकृति मिली हुई थी, हम स्मॉल हाइड्रो वगैरह बना सकते हैं। तो ये किशन गंगा जो प्रोजेक्ट था झेलम पे, रेटले जो पावर प्रोजेक्ट था बेसिकली आपका चिनाब रिवर पे, इसको लेकर इंडिया पाकिस्तान में डिस्प्यूट चल रहे थे, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर यही सारी चीजें लिखी हुई है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी हैज रूल्ड दैट ही इज ए कॉम्पिटेंट टू एडजुडिकेट ऑन इंडियाज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिस पे अपन बात कर रहे थे इन सब चीजों को लेकर। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं। मैप आप देखोगे तो दिख जाएगा। दिस इज बेसिकली आपका सतलज, ये व्यास, ये रावी, ये चिनाब, ये झेलम और ये इंडस। तो 3 वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान में चली जाएगी और 3 ईस्टर्न रिवर्स बेसिकली इंडिया के अंदर आ जाएगा। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर होगा। और ये क्यों न्यूज में था मैंने आपको बताया, इस पे काफी सारे रीनेगोशिएशन वापस चलने की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2021 में भी आया था, इसको आप लोग आंसर करके बता सकते हो। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, जो भी आपको मैंने दिखाया ऊपर, 4 रिवर्स जो है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स
Three of them pour into one of them, which joins the Indus directly. Among the following, which one is such river that joins the Indus direct? मतलब कौन सी रिवर है जो आपको सतलज, व्यास, रावी, चिनाब में बात करते हैं, सतलज, रावी, झेलम और चिनाब, इन चारों में से कौन सी ऐसी रिवर है जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस रिवर को? इसका आंसर आपको कमेंट बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडस रिवर को डायरेक्टली ज्वाइन करती है। ये जो चारों रिवर्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, इनमें से कौन सी रिवर है जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंडस रिवर को? आंसर आप लिखकर बता सकते हो। ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी ने 2021 में पूछा था, जो कि आपका इंडस वाटर सिस्टम से रिलेटेड है, और इंडस वाटर सिस्टम से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पर पोर्ट्रे किया। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं आपको कल आंसर बताऊंगा। कल का आंसर मैंने बता दिया है, कल का जो आंसर था वो बैंकिंग हैबिट वाला था, मनी मल्टीप्लायर वाला जो क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ला नीना को लेकर। अभी आप देखोगे ये बहुत न्यूज में है। अभी जो जनवरी 2025 है, यहाँ पर भी जो हॉटेस्ट टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता गया। आप सोचो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहे हैं हमारे टेम्परेचर, जो हमने प्रेडिक्ट किए हुए हैं। और जनवरी 2025 भी बेसिकली हॉटेस्ट मंथ रहा। ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि लानीना आ जाएगा, लानीना आ जाएगा, हीट कम हो जाएगी, बट लानीना नहीं आया। तो दैट्स वाई ये न्यूज में है, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वाई लानीना कूलिंग इफेक्ट कुड नॉट रिड्यूस जनवरी टेम्परेचर। मतलब लानीना के कूलिंग इफेक्ट ने भी जनवरी का, ये 2025 की बात कर रहा हूं जो अभी जस्ट हमारी निकली है, कि जनवरी के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट नहीं आया। ये बेसिकली हॉटेस्ट मंथ के रूप में देखने को मिल रहा है। लिखा है जनवरी 2025 जो है वो 18वां मंथ है लास्ट 19 के अंदर से, जहां पर ग्लोबल एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमें देखने को मिला ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और इसका एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सेंटा एना विंड्स का, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, जो कैलिफोर्निया फायर से रिलेटेड है। तो कैलिफोर्निया फायर से रिलेटेड एक तो आपका क्लाइमेट चेंज भी है और एक वहां की लोकल विंड भी। अभी एक क्वेश्चन आएगा वहां पर। यस, अनुभव ने बोला है लास्ट 18 इन 19 मंथ्स आर वार्मर देन एवर। डेफिनेटली, तो इतना ज्यादा बेसिकली आपको ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। अब इसका आंसर कीजिए। यहां पर क्वेश्चन है लानीना के बारे में, कुछ कथन यहां पर दिए हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, ड्यूरिंग लानीना इवेंट ट्रेड विंड्स आर वीकर देन यूजुअल। लानीना के टाइम पे ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है यूजुअल डायरेक्शंस की। सेकंड लिखा हुआ ये कोल्ड इवेंट है। थर्ड लिखा हुआ है ड्यूरिंग ए लानीना ईयर विंटर टेम्परेचर आर वार्मर देन नॉर्मल इन द साउथ एंड कूलर देन नॉर्मल इन द नॉर्थ। तो क्या बोला हुआ है, लानीना के समय पर जो सर्दियों का टेम्परेचर है, विंटर टेम्परेचर है, वो साउथ में बात करें तो कैसे होंगे, वार्मर होंगे देन द नॉर्मल, और अगर नॉर्थ में बात करें तो कूलर होंगे। तो यहां पर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कूल होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो बताओ क्या आंसर होगा। मैंने थोड़ा हिंट तो आप लोगों को दे दिया यहाँ पर। यस, अनुभव ने यहाँ पे सही बोला, ग्रेट बेसिन। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सेंटा एना विंड्स का, जो रॉकी माउंटेन्स और सीरिया नेवाडा के बीच में जो फ्लो करती है टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशियन। उस पर भी अभी आएंगे लास्ट क्वेश्चन में, बट पहले इसका आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग? ये जो आपका लानीना वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ट्रेड विंड्स है वो वीकर नहीं होती है, वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। तो स्ट्रॉन्गर होती है तो आपका पहला तो वैसे ही चला जाएगा, पहला चला गया तो 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए, ए और डी। अब तो आपको बी और सी में बचा। प्रियंका ने आंसर किया है सी। नहीं, इसका आंसर जो है वो होगा इट इज ए कोल्ड इवेंट, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट तो मैंने आपको बोला डेफिनेटली करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था, एल नीना लानीना का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप चाहे तो इसका भी आंसर कर सकते हैं। जो ये है, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो लास्ट में एक साथ मैं पीडीएफ दिखाऊंगा आपको, ताकि वहां पर सब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका भी इजीली आंसर कर पा सकते हैं। इसको भी मैं जूम कर देता हूं, अगर आप चाहो तो इसका भी आंसर आपको करके बताना है। ये सब वो क्वेश्चंस है जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। La Nina is suspected to have caused recent floods in Australia. How is La Nina different from El Nino? तो क्वेश्चन पूछा है La Nina डिफरेंट कैसे El Nino से। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। पहला लिखा है La Nina is characterized by unusually cold ocean temperature in equatorial Indian Ocean, whereas El Nino is characterized by unusual warm ocean temperature in the equatorial Pacific Ocean. Second statement लिखा है El Nino has adverse effect on southwest monsoon of India, but La
ला नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मॉनसून क्लाइमेट। आपको ये पता है, ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा कि ला नीना का कोई इफेक्ट नहीं है मॉनसून क्लाइमेट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आई थिंक जरूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में जहां पे लिखा है ना कि ला नीना का मॉनसून पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, आपको पता है जब ला नीना वाला ईयर होता है तो हमारा मॉनसून काफी स्ट्रांग होता है, बारिश काफी अच्छी होती है। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि ला नीना का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा मॉनसून पे। अब आपको इसका आंसर बताना है, मैंने एक हिंट आपको दे दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। तो यहां तक समझ में आया भाई? पहली चीज तो आपको यह समझ में आई कि ला नीना क्यों न्यूज में है। ला नीना इसलिए न्यूज में है क्योंकि जनवरी 2025 जो प्रीवियस 19 मंथ्स की मैं बात करूं उसमें से आप देखोगे 18 मंथ्स ऐसे रहे हैं जहां का जो ग्लोबल एवरेज है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है, हॉटेस्ट मंथ माने जा रहे हैं। जैसे मान लो इस मंथ का टेम्परेचर एवरेज अपना 15 होना चाहिए था, तो ऑलरेडी हमारा 16.5-17 तक मीट हो रहा है। तो दैट्स वाई यहां पर आप देखोगे, तो उसका भी आंसर आपको करके बताना। इसका आंसर मैंने बता दिया, पहला स्टेटमेंट गलत है, वीकर की जगह क्या आएगा आपका स्ट्रोंगर। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, ये कोल्ड इवेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट आपका यहां पर जो है ड्यूरिंग ए ला नीना ईयर, ये भी सही है। तो इसका आंसर तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका आंसर अभी आपको लास्ट में बताना है कि क्या आंसर होगा, एक हिंट मैंने ऑलरेडी यहां पर दे दिया। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला जो ये टॉपिक है ये भी काफी न्यूज में है। रिसेंटली चार्जिंग को लेकर ये न्यूज में रहा था, डे टाइम चार्जिंग और नाइट चार्जिंग को लेकर। तो नाइट चार्जिंग वाले में काफी सारे क्लाइमेट को लेकर इश्यूज आ रहे थे, एमिशंस को लेकर इश्यूज आ रहे थे। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा डे टाइम चार्जिंग को प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन के चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं बहुत सारे शहरों के अंदर। लोग रात भर अपनी गाड़ी लगा के वहां पे चार्जिंग के लिए छोड़ जाते हैं। तो उसको लेकर क्लाइमेट एमिशंस को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस उठे, तो उसको लेकर एक न्यूज भी आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आंसर कीजिएगा इसको। विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहां पर गिवन है। पहला स्टेटमेंट है, मोर देन 30% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्राइज फोर व्हीलर्स। मतलब टोटल अगर हमारे 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके हैं तो उसमें से 30 इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से हैं? फोर व्हीलर। मतलब यहां पर आपको देखना है टू व्हीलर और फोर व्हीलर के अंदर। सेकंड लिखा है, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, सड़कों पर आपको टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा दिखते हैं या फोर व्हीलर ज्यादा दिखते हैं? मैक्सिमम आप देखोगे टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है सड़कों पे, फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बहुत लिमिटेड है। 30% तो बहुत बड़ा आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी मैं बताऊंगा कितना परसेंट है लगभग। सेकंड आप देखोगे, अ न्यू स्टडी हैज फाउंड दैट, एक नई स्टडी में ऐसा मिला है, दैट इज शिफ्ट टू नाइट टाइम चार्जिंग ऑफ ई व्हीकल्स। अगर अपन को शिफ्ट करें नाइट टाइम चार्जिंग ऑफ ई व्हीकल्स, कुड अवॉइड एन एडिशनल 10% ऑफ एमिशंस। इससे 10% एमिशन घट सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, नाइट, ये उल्टा लिख दिया स्टेटमेंट, नाइट चार्जिंग ने, अगर आप नाइट चार्जिंग को डे टाइम चार्जिंग में शिफ्ट करें तो कुछ स्टडीज ऐसी बता रही है 10% से आपका जो क्लाइमेट एमिशन है या कार्बन एमिशन है वो आपका घट सकता है। एमिशन आपका 10% से डिक्रीज हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग को नाइट से डे में शिफ्ट करो तो यहां पर तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर कुछ गलत है। और गलत क्या है? बेसिकली आपका सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा? मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका। बताओ भाई, यहां तक आंसर करो फटाफट से सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? सेकंड क्वेश्चन तो मैंने आपको दोनों मैंने हिंट दे दी है, अगर आप चाहो तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हो। दो हिंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो खुद दिमाग लगाओ। 90% जो है आपके वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोर व्हीलर नहीं टू व्हीलर है। तो फोर व्हीलर तो बहुत कम कैटेगरी आपकी बची, लेस देन 10% बचेगा फोर व्हीलर। तो 30% तो वैसे ही गलत है। और दूसरा भी मैंने आपको बताया, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। डे टाइम नहीं, यहाँ पर आपको नाइट टाइम की जगह क्या करना पड़ेगा? डे टाइम चार्जिंग। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? नीदर वन और नीदर टू, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। आप देखो ये न्यूज भी यहां पर आपको दिखेगी, कार्बन लोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, नाइट टाइम चार्जिंग रेस्ट्रिक्टिंग क्लाइमेट बेनिफिट्स ऑफ ईवीज। ये एक नई स्टडी बताती है कि अगर नाइट टाइम पे आप चार्जिंग करोगे तो क्लाइमेट के बेनिफिट्स हमें छूट जाएंगे, 10% एमिशन हमारा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बोला 90% जो है हमारे वो टू व्हीलर्स है जो इंडिया के अंदर 4 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक आपको कार्स वगैरह देखने को मिलेगी, बट वो लेस देन 10% है। तो मैक्सिमम सेल किसकी होती है? टू व्हीलर्स की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर।
ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप लोगों ने सुना होगा जैसे कि हाई राइडर जो कि टोयोटा की गाड़ी है, वो बेसिकली एक बहुत अच्छा एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जा रहा है। तो कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से एक सवाल आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी बन सकता है। तो आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी तैयार करना है, आपको फ्यूल सेल व्हीकल वाले भी तैयार करना है जो फ्यूल से सेल पे चलते हैं, आपको बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तैयार करने हैं। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप तैयार कर सकते हो, फ्यूल सेल, बैटरी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सब न्यूज में देखने को मिल रहे हैं। और यहां से यूपीएससी हो सकता है कि सवाल पूछेगी कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपका पॉल्यूशन कम होगा या नहीं होगा, क्लाइमेट एमिशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा एक सवाल आपसे बना के पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहां पर ये ध्यान रखना भाई, ये सारे क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने 2024 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो मैंने पीछे दिखाया, पावर्ड बाय हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पावर्ड बाय हाइड्रोजन हैं, तो उनके एग्जॉस्ट पाइप से कौन सा एमिशन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन और वाटर वेपर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा था कि जो आपके फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो पावर्ड बाय हाइड्रोजन हैं, तो उनके एग्जॉस्ट पाइप से कौन सा एमिशन निकलेगा। ये बहुत सिंपल आंसर था इसका, वाटर वेपर, ठीक है। H2+O2 जब क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, H2O, तो यहां से क्या निकलेगा, बेसिकली आपका वाटर वेपर। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2024 के अंदर। तो ध्यान रखना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इनको अच्छे से तैयार करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड, प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब के बारे में डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर शेयर की गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन अभी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को लेकर, एएलएच को लेकर न्यूज में था ये भी अभी आपका, तो इसके बारे में बताइएगा। विद रेफरेंस टू द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में पूछा गया है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहां पर गिवन है। एक बार देखिएगा, ये भी न्यूज में था, बताऊंगा क्यों न्यूज पे था। पहला लिखा हुआ है जो एएलएच प्रोग्राम है ये इंडिजिनसली डिजाइंड है और डेवलप करता है 5.5 टन क्लास मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बाय द एचएएल। एचएएल का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिजिनसली डिजाइंड है, 5.5 टन के ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाता है। और कौन बनाता है, एचएएल। सेकेंड लिखा हुआ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था मिड 1960s के अंदर, 1960 के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। थर्ड लिखा हुआ है जो रुद्रा है वो सर्टिफाइड वेरिएंट है एएलएच का। एएलएच का मतलब एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, मतलब सिंपल सी चीज है, जो रुद्र है वो बेसिकली आपका मल्टी रोल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ऐसा लिखा गया है। लास्ट लिखा हुआ है इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी बट नॉट इन द कोस्ट गार्ड। इसको अभी तक कोस्ट गार्ड में यूज नहीं किया गया है, केवल कहां पे यूज कर रहे हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसका आपको करेक्ट है, किसके बारे में, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स के बारे में। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं। एडवांस्ड लाइट जो हेलीकॉप्टर्स है, ये जो प्रोजेक्ट था ये इनिशिएट किया गया था 1960s में नहीं, 1980s के अंदर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था। यहां पर लिखा भी है मैंने, ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ था मिड 1980s के अंदर। और पहली जो फ्लाइट यहां पर टुक प्लेस हुई थी वो 1992 के अंदर हुई थी। और जो हेलीकॉप्टर का इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिला था वो 2001 के अंदर मिला था। आप देख रहे हो इस टाइप के जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, लाइट वेट जो हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं। और आप देखोगे ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि आप वहां पे लिखा ना कोस्ट गार्ड में यूज नहीं हुआ था, यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि बीच में कुछ चॉपर क्रैश हो गए थे। तो थर्ड कोस्ट गार्ड चॉपर क्रैश इन लेस देन 2 years। Why are there repeated concerns over HAL's indigenously military helicopter? आप सोचो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिजिनसली डिजाइन किए जा रहे थे। तो आप देखोगे 2 सालों के अंदर अंदर 3 कोस्ट गार्ड के चॉपर क्रैश हो गए, ठीक है। तो यहां पर कंसर्न उठा था हमारी इंडिजिनसली मिलिट्री डिजाइन पे जो की थी बेसिकली होल के द्वारा। इसीलिए मैंने यहां पे जो लास्ट स्टेटमेंट है आपको लगा होगा कि केवल ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में यूज होता है, नहीं, ये मुद्दा ही किसकी वजह से उठा है, कोस्ट गार्ड की वजह से। क्योंकि कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स काफी ज्यादा क्रैश हो गए थे क्योंकि वो क्या कर रहे थे, बहुत सारे इवेक्यूएशन प्रोसीजर्स कर रहे थे, इवेक्यूएशन के लिए यूज किया जा रहा था बाय द कोस्ट गार्ड। तो आप यहां पर देखोगे फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है कि ये
ये कोस्ट गार्ड में यूज नहीं होता है। और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, ये 1960s में नहीं 1980s के अंदर बेसिकली इनिशिएट किया गया था प्रोजेक्ट। और बाकी आपका पहला और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, हाल वॉज रिसेंटली क्रिटिसाइज, यस बेसिकली अनुभव ने बिल्कुल सही बोला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिसेंटली एयरफोर्स के चीफ के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? ये जो खामियां आ रही थी, क्रेश हो रहे थे हेलीकॉप्टर्स को, उसको लेकर, दैट्स वाई कंसर्न न्यूज में था। तो ध्यान में रखना, इस पर अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर कर सकते हो। तो आंसर इज द ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ वाज रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहां तक आपका क्लियर होगा। ये हो गया आपका पार्ट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको जनरल बता दिया। ये सारा ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो डेवलप किया गया है हाउल बेंगलुरु के द्वारा डेवलप किया गया है। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं एक वायरस पर जिसका नाम है HMPV। ध्यान रखना, जैसे आपका इबोला वायरस पे क्वेश्चन अपन आ सकता है, स्वाइन फ्लू पे देखा था अपन ने, तो आप देखो HMPV वायरस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि HMPV के केसेस वगैरह भी आप लोगों को देखने को मिले थे। तो क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू HMPV कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आप सोचो वायरस है, तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये भी पूछा है, ये DNA है, RNA है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखोगे, इट इज अ सिग्निफिकेंट कोज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, पर्टिकुलरली इन यंग चिल्ड्रन। कहां पे देखने को मिल रहा है? यंग बच्चों में, और ये रेस्पिरेटरी इलनेस है। सेकेंड लिखा हुआ है, मोस्ट कॉन्टेजियस ड्यूरिंग द अर्ली डेज व्हेन सिम्टम्स आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड। और पहले कुछ अर्ली डेज के अंदर इसका जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैलता है। और लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज अ DNA वायरस। बताइए क्या होगा इसके बारे में करेक्ट? तो ध्यान रखना, पहली चीज तो यहीं से हो गई, ये DNA नहीं एक RNA वायरस है। और इससे रिलेटेड ध्यान रखना, वायरसेस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, पहली चीज तो ये DNA नहीं RNA वायरस है। तो आपका आधा सवाल तो यहीं पे खत्म हो जाएगा कि HMPV क्या एक RNA वायरस है। और सिंपल सी चीज है, अगर आप देखोगे रेस्पिरेटरी वायरस है, ये हमारे रेस्पिरेटरी, हमारे लंग को बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है ये वायरस, और बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है। इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, जैसे मैंने आपको बोला सरफेसेस के थ्रू भी हो जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने वगैरह से भी इसका ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है, क्लोज कॉन्टेक्ट से भी इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। और ध्यान रखना, इसको लेकर जब अपन बात करेंगे, इसके सिम्टम्स वगैरह बताए गए हैं, वही जनरल आपके जो वायरल के सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, बट एक डेडली डिजीज है। तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है HMPV वायरस पे। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया था H1N1 वायरस को लेकर। तो इसका जो मैं आंसर बता देता हूं, इसका 3 गलत है, DNA नहीं RNA वायरस है। बाकी अगर आप देखोगे, पहला भी सही लिखा है, पर्टिकुलरली यंग चिल्ड्रंस में होता है, और सेकंड भी लिखा है मोस्ट कॉन्टेजियस है अर्ली डेजेस के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा B इज द करेक्ट आंसर, सॉरी A इज द करेक्ट आंसर। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट है, 3 गलत है, A इज द करेक्ट आंसर। और ये न्यूज में था, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर, HMPV वायरस के स्प्रेड को लेकर। तो जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यस 1 and 2 आर करेक्ट, A इज द करेक्ट आंसर। और देखोगे, अगर आप लोगों को दिखाऊं, H1N1 वायरस जो था वो समटाइम्स न्यूज में था। बताओ इसका आंसर तो बहुत सिंपल कर दोगे, ये किससे रिलेटेड है? H1N1 एड्स से, बर्ड फ्लू से, डेंगू से, या स्वाइन फ्लू से? बताओ H1N1 किससे रिलेटेड है? H1N1 भी था, एक H1N5 भी था। तो यहां पर पूछा है H1N1 किससे रिलेटेड है, बताओ किससे रिलेटेड H1N1? इसका बहुत सिंपल आंसर है, आई थिंक सब लोगों को पता होगा, इट इज रिलेटेड टू स्वाइन फ्लू वायरस। तो ये न्यूज में था, यूपीएससी ने 2015 में सिंपल पूछ लिया था कि H1N1 वायरस किससे रिलेटेड है। आंसर विल बी द स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू नहीं भैया, अनुभव इसका है स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू से रिलेटेड नहीं है, ये स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस अब ये भी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि फ्लाइट में चलते चलते बेसिकली आप इंटरनेट का आनंद ले पाओगे वाईफाई के थ्रू कनेक्टिविटी, सॉरी जो आपका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए। तो ये भी क्वेश्चन न्यूज में था, एयर इंडिया ने जो चालू किया था, जहां पर अदरवाइज आपको फ्लाइट में इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलता। बट ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है बेसिकली, फ्लाइट में जाते जाते आप इंटरनेट का एक्सेस कर पाओ।
तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज में है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। पहला क्वेश्चन है, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सिस्टम ओनली यूज सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। क्वेश्चन ने बोला है कि इन फ्लाइट इंटरनेट का जो आप एक्सेस कर पा रहे हो वो केवल और केवल सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से ही होगा, वहां पे आपको एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड लिखा हुआ है, एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स स्पेशल एंटीना while satellite based connectivity does not require any antenna। ये बोलते हैं कि एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी में तो अपन को स्पेशल एंटीनाज लगाने पड़ते हैं, जबकि सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी में आपको कोई एंटीना की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ये सब बात चल रही है फ्लाइट में बैठे बैठे आप क्या एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट एक्सेस। पूछा जा रहा है किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर पाओगे, एंटीना की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। थर्ड स्टेटमेंट, currently only Air India has the facility of Wi-Fi internet connectivity services on board domestic and international flights। currently बोला है केवल और केवल एयर इंडिया के पास ही ये वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बोथ डोमेस्टिक के अंदर और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर। बताइए क्या सही होगा इसके अंदर। अनुभव ने बोला है 1 and 2 आर रॉन्ग, ओनली 3 इज राइट। 1 and 2 आपने रॉन्ग बताए हैं और 3 इज राइट बताया है। चलो इस पे भी डिस्कस करते हैं। बताइए भाई और क्या आंसर होगा इसका। तो देखो बहुत सिंपल, मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली चीज तो भले ही आप फ्लाइट में बैठे बैठे इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हो, जो पहला बोला है ना इन्होंने, केवल और केवल सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी से काम हो जाएगा, नहीं, सैटेलाइट बेस्ड के साथ साथ आपको एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी भी यहां पर करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना सैटेलाइट के साथ साथ आपको स्पेशल एंटीना भी लगाने पड़ेंगे। ध्यान रखना, सेकंड में बोला ना आपको स्पेशल एंटीना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेसिकली यहां पर भी स्पेशल एंटीना की जरूरत पड़ती है सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी के अंदर भी, फॉर द प्रॉपर ट्रांसमिशंस के लिए। सैटेलाइट को ट्रांसमिट देने के लिए बेसिकली आपको बड़े बड़े एंटीनाज भी लगाने पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, जो सेकंड में लिखा हुआ है कि एयर टू ग्राउंड के लिए तो एंटीना लगेगा, सैटेलाइट के लिए एंटीना नहीं लगेगा, सैटेलाइट के लिए भी एंटीना की जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड भी बेसिकली आपका गलत है, बिल्कुल सही बोला अनुभव ने। फर्स्ट में जो बोला इन फ्लाइट में कि केवल सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी से काम हो जाएगा, ये भी गलत है। यहां पर भी एयर टू ग्राउंड लगेगा, तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। नाउ क्वेश्चन आता है केवल एयर इंडिया ही कर पा रही है क्या इसको यूज, बहुत डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। बताइए थर्ड स्टेटमेंट आप देखोगे एयर इंडिया के अलावा कुछ और ने स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे ये, तो जहां तक है यहां पे इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। विद एयर इंडिया, ये आर्टिकल का टाइटल था, सेट टू ऑफर वाईफाई कनेक्टिविटी अ लुक एट हाउ इन फ्लाइट इंटरनेट वर्क्स, कि फ्लाइट में इंटरनेट कैसे वर्क करेगा। टाटा ग्रुप का जो एयर इंडिया हैज अनाउंस्ड the rollout of free in-flight internet services on board domestic and international flights serviced by select aircraft in its fleet। Here is how this will work। तो ध्यान रखना ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर एयर इंडिया ने स्टार्ट की है। और दूसरी चीज वाईफाई जो अवेलेबिलिटी है करंटली जो प्रोवाइड की जाती है वो एयरबस A350, बोइंग जो है 787, ठीक है, उसके अलावा सेलेक्टेड एयरबस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो केवल एयर इंडिया भी बेसिकली यहाँ पर गलत है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और मैंने आपको बोला इन फ्लाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इन फ्लाइट कम्युनिकेशन के अंदर भी आपको यूटिलाइज करना पड़ता है एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी, जो कि रिलाई करती है ग्राउंड बेस्ड सेल्युलर टावर्स पे और सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। तो दोनों का फ्यूजन यहाँ पर किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन आ जाए तो, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि जरूरत ही नहीं है। जरूरत है यहां पर एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजी भी लगेगी, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, दोनों का फ्यूजन होगा, दोनों के एंटीनाज भी लगेंगे। और एयर इंडिया के अलावा और जैसे बोइंग वगैरह ने भी ये स्टार्ट कर दिया है। तो आंसर विल बी द नन, तीनों इनकरेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पे एक दो क्वेश्चन हम और लेकर आएंगे इनकी टेक्नोलॉजी से लिए। अभी तो एक बेसिक क्वेश्चन पे आपको आइडिया लगाया है कि हाँ इस टाइप की चीजें हमारे स्टार्ट हो गई है इन फ्लाइट आपका इंटरनेट। तो अब इस पे और भी इनके टेक्नोलॉजी से लेकर, जो आपका दो टेक्नोलॉजी का नाम लिया मैंने, एयर टू ग्राउंड वाला और दूसरा सैटेलाइट, इस पे भी कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे ताकि आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका पूरा टेक्नोलॉजी का यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है। देखो फ्रॉम द स्काई टू ग्राउंड कैसे वर्क करता है, और आपके यहाँ पर दोनों टाइप के एंटीनाज यहाँ पर लगे होंगे। ऑन द ग्राउंड भी बेसिकली होंगे आपके, सैटेलाइट से आप देखो ये एंटीनाज ही तो है जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करेंगे, और यहाँ से पूरा का पूरा लिंक होगा। तो ध्यान रखना एयर टू ग्राउंड एज वेल एज आपका सैटेलाइट, दोनों का फ्यूजन यहाँ पर रहेगा। तो आप पूरा का पूरा देखोगे ऑन द ग्राउंड सिस्टम के अंदर भी सारे डेटा सेंटर, इंटरनेट और इधर दोनों से जुड़ा हुआ है, और वापस से सैटेलाइट के जरिए भी ये जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपको इस टाइप का सेटअप देखने को मिलेगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हाँ
ये भी बेसिकली अभी थोड़े समय पहले आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था सावित्रीबाई फुले की बर्थ एनिवर्सरी पर, और इनको बोला था कि ये बीकन है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसको लेकर ये न्यूज़ में था। और इन्होंने काफ़ी सारे वर्क किए एजुकेशन को लेकर, सोशल रिफॉर्म को लेकर। तो सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखोगे हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाती रहेगी। तो उस पे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, तो उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हमने बनाया है। क्वेश्चन है कि सावित्रीबाई फुले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सी एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस एंड विडो रीमैरिज, इन्होंने दोनों को एडवोकेट किया, इंटरकास्ट मैरिजेस को भी और विडो रीमैरिज को भी। सेकंड स्टेटमेंट है, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। थर्ड लिखा हुआ है 1877 का जब फेमाइन आया तो सावित्रीबाई फुले ने ऑफर्ड की अपनी सर्विसेज टू द पीपल बाय सेटिंग अप फूड कैंपस स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। ये तीन यहाँ पे स्टेटमेंट है, आपको बताना है क्या सही है सावित्रीबाई फुले के बारे में। और आप लोगों को पता होगा ज्योतिबा फुले का नाम आप लोगों ने सुना होगा महाराष्ट्र के अंदर। ज्योतिबा फुले बेसिकली इनके हस्बैंड थे। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। आप लोगों को ये तो पता ही लग जाना चाहिए कि ये जो इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज है दोनों जुड़े हुए हैं बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से, और वुमेन एम्पावरमेंट की वो बीकन मानी जाती है। तो डेफिनेटली इन्होंने इन दोनों कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। स्पेशली जो आप देखोगे ये 1977 वाला भी करेक्ट है जब उन्होंने बेसिकली फूड कैंपस सेटअप किए फॉर द चिल्ड्रंस के लिए, तो थर्ड भी करेक्ट है। तो 1 और 3 तो करेक्ट है, लेकिन इनको सत्य शोधक समाज के डायरेक्टली ज्योतिबा फुले यहाँ पर लिखा होता तो वो करेक्ट होता। सावित्रीबाई फुले को बेसिकली अपन यहाँ पर सत्य शोधक समाज से डायरेक्टली, हाँ वो उससे एसोसिएटेड थी, बट यहाँ पर बोला है किसने एस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पर इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपन गलत कर देंगे। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। इनके बारे में आप लोगों का सारा डिपिक्शन मिल जाएगा। इनका बर्थ हुआ बेसिकली आपके महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। इनके लिटरेरी वर्क्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अलग अलग जगह पब्लिश हुए, ठीक है। इन्होंने महिला सेवा मंडल भी बनाया 1852 के अंदर वुमन राइट को लेकर, ठीक है। इन्होंने बेसिकली इनकी मैरिज हो गई थी एट द एज ऑफ 9। सी वॉज मैरिड टू 30 ईयर ओल्ड ज्योतिराव फुले, ठीक है। और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, स्टेब्लिश नहीं किया था सत्यशोधक मैरिज इन 1873। ये सारी चीजें इनके बारे में हैं। तो अभी रिसेंटली जनवरी 3 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तब नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट किया सावित्रीबाई फुले को। तो ध्यान रखना सोशल रिफॉर्म्स के अंदर ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है आपके हिस्ट्री के अंदर, वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना भी, ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रहे। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सोचो ये एक ऐसे टर्म्स है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप सोचो तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु के वहाँ की गवर्नमेंट ने भी क्लेम किया है कि तमिलनाडु की हिस्ट्री जो ये साइट्स में आपको दिखा रहा हूँ ये रिलेटेड है आयरन एज से। और यहाँ से पता लग रहा है कि आयरन एज का जो अभी अपन टेन्योर बताते हैं आयरन एज उससे बहुत पुरानी है, और अब जस्ट माना जा रहा है इक्वलेंट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये तमिलनाडु के अंदर कुछ जगहों के नाम जो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आयरन एज के एक्सकेवेशन मिले हैं। तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली सिवागलाई, अदिनाचलूर, मैलादमपुरई एंड किलन मांडी, ठीक है। ये जो आपको नाम यहाँ पर लिखे हैं ये सारी की सारी साइट्स जो है 1 2 3 4 ये सारी की सारी साइट्स न्यूज में रही, और यहाँ पर एक्सकेवेशन जुड़ा हुआ है आयरन एज से रिलेटेड। आपको दिखाता हूँ मैं कुछ पिक्चर्स, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पिक्चर्स आप लोगों को दिख रही है ये एसोसिएटेड है इन चारों जगहों से, जो कि कहाँ पर है तमिलनाडु में, और इनको जोड़ा जा रहा है आयरन एज से। तो अब आप सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आपके प्रीलिम्स में पूछा जाए। तो आप सोचो ये टाइटल देखो, ये टाइटल था न्यूज़पेपर का, अ न्यू स्टडी सेज आयरन एज बिगेन 100 ऑफ ईयर्स अर्लियर। जो आज हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे 100 ऑफ ईयर्स अर्लियर बिगेन हो चुकी थी तमिलनाडु के अंदर, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर वोकल और बता रहे हैं कि तमिलनाडु की हिस्ट्री को कोई इग्नोर नहीं कर सकता जहाँ पर आयरन एज के इतने इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशन मिले हैं। तो आप देखोगे ये कुछ यहाँ पर एनालिसिस है जो सैंपल्स है जिसका नाम है एक्सेलरोमीटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये सब टेक्निक्स है जिससे अपन सारा एनालाइज करते हैं। एंड ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस ओएसएल बोला जाता है, एनालाइजेस सैंपल्स फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जिसका मैंने नाम दिया है सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जहां से ये सारे के सारे सैंपल्स इन्होंने निकाले और बताया कि जो आयरन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जहां से कंफर्म किया गया आयरन टेक्नोलॉजी इन तमिलनाडु डेट्स बैक
3345 BCE। आप सोचो कितना पुराना यहाँ पर माना जा रहा है, तो इसलिए ये साइट्स काफी न्यूज में हैं। भूलना मत, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए भी हुए हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट दे दी जाती है, कौन से स्टेट में है और वो क्यों जानी जाती है, ये यूपीएससी ने आपका 2024 में ही पूछा है। ये सारी साइट्स के नाम लिख के दिए हैं और ये सारी साइट्स कौन से स्टेट में हैं और उनका डिस्क्रिप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बनते ही बनते हैं, इसलिए इन चारों साइट्स का जो नाम आपको यहाँ पर दिया गया है, सिवागलाई, अदिनचलूर, मयिलादमपुरई एंड किलानमंडी, ठीक है, ये सारों साइट्स रिलेटेड है। तो आंसर तो ऑब्वियसली हो गया है, ऑल आर एसोसिएटेड विद द आयरन एज इन इंडिया। ठीक है, दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आयरन एज इन इंडिया। और उसका जो टेन्योर बताया गया है बहुत पीछे बताया गया है, मतलब ये बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हो चुका था और तमिलनाडु से इसको माना जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हैं, ये आप लोगों को करना है, ये 2024 के अंदर पीवाईक्यू है। और जो भी आंसर लिखें तो कमेंट में उसके नीचे लिख दीजिएगा कि कौन सा आंसर है। आर्कियोलॉजिकल साइट वाला आंसर आपने क्या दिया है, और एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, एक तो क्वेश्चन था आपका एल नीनो वाला, तो एल नीनो के सामने लिख दीजिएगा एल नीनो, आंसर बता दीजिएगा ए है, बी है, डी है, जो भी है। और यहाँ पर भी आप आंसर लिख दीजिएगा आर्कियोलॉजिकल साइट और क्या आंसर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था सेंटा आना विंड्स को लेकर। सेंटा आना विंड्स जो बोलते हैं, ये अभी आप लोग देखोगे कैलिफोर्निया के अंदर जो इतनी वाइल्ड फायर्स अपन को देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर दो रीजन बताए जा रहे हैं, वन इज द क्लाइमेट चेंज, अनदर इज द ये लोकल विंड्स जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बताइएगा इसके बारे में कि इन विंड्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है, ये विंड्स फ्लो करती है जब लो प्रेशर बन जाए ग्रेट बेसिन पे। ठीक है, ग्रेट बेसिन क्या है, ये एरिया है किसके बीच का, रॉकी माउंटेन्स और सीरिया नेवाडा जो कि यूएस स्टेट है उनके बीच का एरिया है। और नीचे लिखा हुआ है दीज विंड्स फ्यूल्ड द वाइल्ड फायर्स इन सदर्न कैलिफोर्निया। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इन विंड्स की वजह से सदर्न कैलिफोर्निया के अंदर जो फायर्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो गई थी। तो अब आप बताना है पहला स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है सेंटा एना विंड्स के बारे में, फटाफट से बताइए, इट इज़ राइट और रॉन्ग। ये भी बहुत न्यूज़ में है, क्वेश्चन यहाँ से कुछ ना कुछ बनेगा आपके प्रीलिम्स के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है, ये यहाँ पर उन्होंने उल्टा लिख दिया है। आप देखोगे अगर यहाँ पर अपन बात करें, सेंटा एना विंड्स जो है ये जब हाई प्रेशर बनेगा कहाँ पर, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर बनना चाहिए था लो, यही चेंज करता है यूपीएससी ज़्यादा, यहाँ पर बनना चाहिए हाई प्रेशर। कहाँ पर, ग्रेट बेसिक, क्योंकि फ्लो कहाँ से कहाँ तक होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये फ्लो करती है टुवार्ड्स द पैसिफिक ओशन, तो टुवार्ड्स द पैसिफिक ओशन फ्लो करेगी, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपका हाई प्रेशर। तो आपका ये पहला स्टेटमेंट गलत होगा। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि इनकी वजह से सदर्न कैलिफोर्निया के अंदर वाइल्ड फायर्स बढ़ गई है। यस, अनुभव ने बिल्कुल बोला है, हाई प्रेशर बिल्ड्स एंड फ्लो टू द कैलिफोर्निया कोस्ट। यस, वेरी गुड, तो आंसर हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। विंड मूवमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, इसका एक डायग्राम भी है जिससे आपको पता लग जाएगा सेंटा एना विंड्स का जो मूवमेंट्स है वो आप देखोगे टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन की तरफ देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा और इधर लो प्रेशर बनेगा, तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज के अंदर। तो ये भी आप बता सकते हो, ये वाला काफी ज्यादा न्यूज में है। और आप इसकी वजह से लॉस एंजलिस वगैरह के अंदर यहाँ पे फायर्स के काफी ज्यादा कंसर्न आए हैं, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस वगैरह में। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, ये सारे क्वेश्चन जो आज अपन ने डिस्कस किए, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपन ने डिस्कशन किया, स्पेशली लानीना वाला एक था, सेंटा एना वाला एक था, सावित्रीबाई फुले का भी डिस्कस किया, इन फ्लाइट जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इनिशियल में रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन के बारे में भी डिस्कस किया। ये सब की टर्म्स है जो अभी पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। इन सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर आप करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यस, अनुभव ने बोला है इट लेड टू डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विच लेड टू वाइल्ड फायर। सही बात है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से वाइल्ड फायर्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और दूसरा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो है ही, जिससे मैंने आपको बोला लगातार जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर रहा है। तो इसकी वजह से वो जो आपका पार्ट है कि ह्यूमिडिटी भी नहीं है और दूसरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है जिससे वाइल्ड फायर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक हो रही है। और दूसरा लोकल विंड का इफेक्ट था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलते हैं शाम को 4 बजे। तब तक के लिए सारी चीज़ें रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।